हावू दोंग जांच के लिए क्लिनिक नंबर 3 में गई। जब मैं नसबंदी वैसेक्टोमी करवाने अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि स्कूल की बेल अल्ट्रासाउंड के लिए आई हुई है। उसके अल्ट्रासाउंड के नतीजे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वह 8 हफ्ते की गर्भवती है। नतीजतन इससे पहले कि बेल इस बात को समझ पाती, मैं घबरा गया, क्योंकि 8 हफ्ते पहले नशे में धुत होकर मैंने गलती से बेल की वर्जिनिटी ले ली थी। लेकिन दूसरी तरफ से उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस दीवार से टिककर खड़ी रही और फिर भाग गई। मैं जिम्मेदारी लेना चाहता था, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। अब मैं ठीक उसके सामने खड़ा हूं, लेकिन वह मेरी मौजूदगी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही है। मैंने तो बस एक ही बार किया था और मैं गर्भवती हो गई। यह सुनकर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, यह बच्चा मेरा ही है ना? जब हावू दोंग ने मेरा चेहरा साफ साफ देखा तो वह चौंक गई। उसे तुरंत खुद पर तरस आने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह नजारा देखकर मैं तुरंत घबरा गया। अरे रो मत, अगर तुम ऐसे करोगी तो सबको लगेगा कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। तुमने मुझे पहले ही तंग किया है। क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? यह सुनकर मैं जमसा गया। मैं पिता बनने वाला हूं, और वह भी सिर्फ एक ही बार में। होस्ट को गॉड टियर सर्वोच्च स्तर एक्टिवेट करने के लिए बधाई। नर्सिंग डैड सिस्टम, अब किसी और शक की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने जो बच्चा है वह तुम्हारी सबसे बेहतरीन रचना है। इसके अलावा ये जुड़वां बच्चे ड्रैगन फीनिक्स की जोड़ी है, जिसके इनाम के तौर पर होस्ट को बच्चों की परवरिश के लिए 1 लाख RMBB की शुरुआती पूंजी दी जा रही है। जैसे ही वह अजीब सी आवाज बंद हुई, मैंने अपना फोन खोलकर चेक किया। मेरे अकाउंट में सचमुच 1 लाख RMBB आ चुके थे। इसके तुरंत बाद प्रेगनेंसी से जुड़ा दुनिया का सबसे पूरा ज्ञान अचानक मेरे दिमाग में कौंध गया, और साथ ही एक अनदेखी शक्ति का स्रोत भी मेरे शरीर में समा गया। यह सब सच लग रहा था, फिर भी मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था। मेरी भौंहें कसकर सिकुड़ गईं। हावुओंग ने जब देखा कि मैं काफी देर से चुप हूं, तो उसे लगा कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तब उसने हिचकियों के बीच कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम DNA टेस्ट करवा सकते हैं। हावुओंग की हिचकियों की आवाज सुनकर मैं अपनी सोच से बाहर आया और अपनी जेब से टिश्यू का एक पैकेट निकालकर उसे दिया। अरे अब और मत रो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। एक सच्चा जेंटलमैन अपने कामों की जिम्मेदारी लेता है। मैं आखिर तक अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। सिस्टम ने पहले ही कह दिया है कि यह मेरा ही खून-मांस है, और उसने तो ड्रैगन फीनिक्स जुड़वां बच्चों की भविष्यवाणी भी कर दी है, इसलिए मुझे इस पर पूरा यकीन है। बिल्कुल। फिर मैंने हावुओंग की तरफ देखा, जो उस समय काफी कमजोर और प्यारी लग रही थी, और मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, हावुओंग, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हो? यह सुनकर हावू दोंग ने अपने हाथ जोड़े, अपने रेशमी बालों को संवारा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम जिम्मेदारी कैसे उठाने का सोच रहे हो? हमारी अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, हमारे पास नौकरी नहीं है, और नहीं कमाई का कोई पक्का जरिया है। अरे चिंता मत करो मेरी प्यारी, मैंने अब कुछ पैसे बचा लिए हैं। आगे चलकर मैं और पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें और बच्चे को एक खुशहाल घर दे सकूं। मेरी आवाज में बहुत दृढ़ता थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हावू दोंग मना न कर दे। मेरी इतनी बातें सुनकर हावू दोंग अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, तुमने कह दिया तो फिर मैं बच्चे को जन्म दूंगी। हालांकि हावू दोंग के मुंह से थोड़ी बहुत खुद पर तरस खाने वाली बातें निकलीं, लेकिन उसका दिल अंदर से किसी त्योहार की तरह खुश था। असल में वह अपने पहले साल से ही मुझे पसंद करती थी। मैं न सिर्फ दिखने में हैंडसम हूं, बल्कि मेरी काबिलियत भी जबरदस्त है। वरना वह अपनी रूममेट के कहने पर पहली बार शराब पीने के लिए बाहर नहीं जाती। इतनी ज्यादा शराब पीने की वजह से वह मेरे ही बाहों में गिर पड़ी। उसके बाद मैं हावू दोंग को लंच कराने ले गया। खाना खाने के बाद मैं उसे उसके हॉस्टल के दरवाजे तक छोड़कर आया। आज का दिन तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा, अंदर जाओ और आराम करो। कल मैं तुम्हें एक जनरल चेकअप के लिए वापस अस्पताल ले जाऊंगा। हावू दोंग तुरंत मान गई और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। मैं भी मुस्कुराया और गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। दोपहर में मैंने एक प्रोजेक्ट पूरा किया जो मैंने पहले लिया था, ताकि उसे सौंप सकूं। इसमें मैंने सिस्टम से मिले 1 लाख RMBB भी जोड़ दिए। मेरे सीक्रेट फंड में अब 200,000 RMBB से भी ज्यादा पैसे हो गए हैं। मुझे अब समय निकालकर बाहर जाकर एक घर किराए पर लेना होगा। वोंग प्रेग्नेंट है, ऐसे में हर समय हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सफर को आसान बनाने के लिए बच्चों को एक आम चेकअप के लिए ले जाए। होस्ट को पूरे फीचर्स वाली Xiaomi Su 7 देकर इनाम दे। अरे वाह, एक Xiaomi Su 7! यह सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा हाई एंड है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे मेज पर कार की चाबी मिली। ज्यादा सोचे बिना मैंने चाबी उठाई और सीधे स्कूल की पार्किंग में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही एक ट्वाइलाइट पर्पल रंग की Xiaomi Su 7 ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। फिर मैं बड़े उत्साह से ड्राइवर की सीट पर बैठा और सीधे हेवन के हॉस्टल के सामने जा पहुंचा। फिर मैंने अपना फोन निकाला और उसे कॉल किया। व्यूओंग, क्या तुम जाग रहे हो? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चलो बाद में प्रीनेटल चेकअप के लिए अस्पताल चलते हैं। ठीक है। मेरा लगभग 10 मिनट इंतजार करना ताकि मैं थोड़ी तैयारी कर सकूं। हावू दोंग को बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि मुझे उसकी कितनी परवाह है। उसे और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों को ही बहुत खुशी हुई। कुछ ही देर बाद
हावू डोंग हॉस्टल से नीचे उतर कर आई। यह देखकर मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। पत्नी, जरा संभल कर, कहीं गिर न जाना। यह सुनकर हावू डोंग का छोटा सा चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। एक पल के लिए मैं उसे बस देखता ही रह गया। मेरी आंखें उस पर ही टिकी रह गई। आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी जुबान तो सच में बहुत मीठी है। चलो चलते हैं। फिर मैंने हावू डोंग को गले लगाया, कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। पत्नी, कृपया कार में बैठो। मेरे लगातार छेड़ने से हावू डोंग का चेहरा तुरंत ही शर्म से लाल हो गया। कौन कौन है तुम्हारी पत्नी? कार में बैठने के बाद हावू डोंग खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, क्या तुमने यह कार अभी अभी खरीदी है? हाँ, बिल्कुल। वोंग, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, है ना? हाँ, मेरे पास है। तो फिर भविष्य में तुम ही यह कार चलाना। इससे तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ही सफर करना आसान हो जाएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ड्राइविंग ज्यादा अच्छे से नहीं आती। तुम ही क्यों नहीं चला लेते? अभी और भी कारें हैं। चलो, बस यही तय हो गया। उस समय मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा। मैंने उसे मना करने का मौका नहीं दिया और सीधे सीधे बात पक्की कर दी। अस्पताल में मैं हावू डोंग के साथ रहा जब उसका प्रीनेटल चेकअप शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद टेस्ट के नतीजे आ गए। बच्चे पूरी तरह से ठीक ठाक बढ़ रहे थे। जैसे ही हम दोनों वहां से निकलने वाले थे, अचानक हमारे सामने एक आदमी आ गया। भाई बोआज, तुम यहां कैसे? चोन मेरा रूममेट है। वह भी आज चेकअप के लिए आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों यहां टकरा जाएंगे। यह देखकर मैं चूटोंग को एक कोने में ले गया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। नमस्ते भाभी जी। हावू डोंग का चेहरा शर्म से लाल होते देख मैं उसे और छेड़ने ही वाला था कि मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बज उठा। सिस्टम ने होस्ट को बच्चों के पहले प्रीनेटल चेकअप के लिए ले जाते हुए डिटेक्ट किया। इनाम के तौर पर किम लैंपू में एक खूबसूरत अपार्टमेंट दिया गया। सिस्टम ने होस्ट को जियाओमी सू 7 हावू डोंग को देते हुए डिटेक्ट किया। इनाम के तौर पर होस्ट को एक मेबाक दी गई। यह सिस्टम सच में अभी अपने चरम पर है। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। एक मेबाक S680 की कीमत 3 मिलियन युआन से ज्यादा है और किम लैंपू में एक खूबसूरत अपार्टमेंट की कीमत 5 मिलियन युआन से ज्यादा है। मेरी कुल संपत्ति लगभग 10 मिलियन RMB तक पहुंचने वाली है। अब मुझे समझ आया कि जब तक मैं वोंग और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, सिस्टम भी मुझ पर मेहरबान रहेगा। यह सोचते ही वोंग के लिए मेरे दिल में प्यार और भी गहरा हो गया। फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से उसका गोरा हाथ थाम लिया और प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वोंग, चलो। फिर हम दोनों जियाओमी सू 7 में बैठकर वापस चल दिए। हालांकि हमारी मंजिल वानहाई यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि स्कूल के पास ही एक पॉश रिहायशी इलाका था। हावू डोंग ने अपने सामने खड़ी ऊंची इमारत को देखा और एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। यह कौन सी जगह है? क्या हम स्कूल वापस नहीं जा रहे हैं? यह स्कूल नहीं है, यह किम लैंपू है, हमारा भविष्य का आशियाना। भविष्य? तुमने यहां घर भी खरीद लिया? बिल्कुल सही। तुम प्रेग्नेंट हो। हमेशा हॉस्टल में रहना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है ताकि मैं रोजाना तुम्हारी देखभाल कर सकूं। लेकिन इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। तुम्हें इतने सारे पैसे कहां से मिले? जाहिर है मैं उसे यह तो नहीं बता सकता था कि ये पैसे मुझे सिस्टम से मिले हैं, इसलिए मैंने बात टालने के लिए कोई मनगढ़ंत बहाना बना दिया। तो फिर बाद में कोई समय निकालकर हम यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ओह, क्या इसका मतलब है कि अब हम साथ रहेंगे? क्या यह सब कुछ बहुत तेजी से नहीं हो रहा है? साथ रहने के बाद कहीं काउंटी बोझ अपना असली रंग तो नहीं दिखा देगा? हाँ, 3886, वुओंग ने सोचा। लेकिन काउंटी बोझ ने जो अभी कहा वह गलत नहीं था। कोई हमेशा डॉर्म में तो नहीं रह सकता। पत्नी, तुम इतनी गहरी सोच में क्या डूबी हो? कौन? तुम्हारी पत्नी कौन है? अभी तो नहीं। ठीक है, पत्नी होने के नाते थोड़ा नरमी बरतो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्यारी पत्नी, अगली बार मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। चलो घर देखने चलते हैं। हावू डोंग ने थोड़ा मुंह फुलाया और आखिरकार बात जाने दी, लेकिन उसे लगातार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत जल्द ही हम पेंट हाउस पहुंच गए। यह एक हाई एंड अपार्टमेंट था जिसका इस्तेमाल करने लायक एरिया 200 वर्ग मीटर तक था। इसे आधुनिक और सादे मिनिमलिस्ट स्टाइल में सजाया गया था, जिसमें 5 बेडरूम और 2 लिविंग रूम थे। फर्नीचर भी पूरी तरह से मौजूद था। हावू डोंग विशाल बालकनी में बाहर निकली। जून की हवा उस युवा लड़की के चेहरे को धीरे से छूकर गुजरी, जिससे वह दृश्य बेहद सुखद और रोमांटिक हो गया। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा। अपनी बाहें फैलाईं और धीरे से हावू डोंग को अपनी बाहों में भर लिया। हावू डोंग चौंक गई, लेकिन उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। हावू डोंग का खूबसूरत चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से पूछा, इस घर की कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना? हाँ, 5 मिलियन RMB से भी ज्यादा। मैंने हावू डोंग को गले लगाया और उसकी हल्की खुशबू को सांसों में भरा। हावू डोंग धीरे धीरे अपना सिर मेरे सीने में छिपा लिया। पतिदेव, मुझे बच्चा पैदा करने की इजाजत देने के लिए आपका शुक्रिया।
मुझे एक घर देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं इस परिवार की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने हावू दोंग की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। मैंने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे उसके उन मोहक चेरी जैसे होठों के करीब पहुंचा। हावू दोंग पल भर के लिए घबरा गई। उसके हाथ ने हल्के से अपना फोन कसकर पकड़ लिया। हावू दोंग ने तुरंत खुद को संभाला और धीरे से मुझे पीछे धकेल दिया। पता चला कि उसकी मां का फोन आ रहा था। हेलो डोंग डोंग, आजकल तुम किस चीज में व्यस्त हो? ओह, कुछ नहीं मां, मैं बस बाहर कुछ काम निपटा रही हूं। क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं मां, ऐसा कैसे हो सकता है? हावू दोंग के घबराए हुए चेहरे को देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। फोन पर बात करते हुए हावू दोंग ने मुझे घूरा, फिर अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और सीधे मेरी कमर की तरफ मुझे चिकोटी काटने के लिए निशाना लगाया। डोंग डोंग, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। तुम अब यूनिवर्सिटी में हो। यह प्यार में पड़ने का समय है मेरी बच्ची। डोंग डोंग, अगर तुम्हारे पास समय हो तो उसे यहां ले आना ताकि मैं उसे देख सकूं। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर मां अब तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगी। जैसे ही मां ने फोन रखा, हावू दोंग ने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कोई गोली चला रहा हो। यह सब तुम्हारी गलती है। मेरी मां को पता चल गया। उन्हें देर सवेर पता चल ही जाता। मैं अपनी सांस से अपनी टांगें तुड़वाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं। तो क्या तुम अगले हफ्ते मेरे साथ वापस चलोगी? हावू दोंग के दोनों हाथ कसकर आपस में गुंथे हुए थे। मुझे निश्चित रूप से वापस जाना होगा। किसी की कीमती बेटी को इस तरह किडनैप करने के बाद मुझे स्वाभाविक रूप से खुद जाकर सब कुछ समझाना होगा। कल चलो यहां शिफ्ट होने की तैयारी करते हैं। हावू दोंग ने प्यारी सी मुस्कान दी। हाँ, उसके बाद हम दोनों लंच के लिए जाने की तैयारी करने लगे। फिर मैंने कार की चाबी निकाली, S680 को अनलॉक किया और कार स्टार्ट की। तो यह कार तुम्हारी है? हावू डोंग का मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसकी बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखें झपकने लगीं। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा और सीधे शॉपिंग मॉल की तरफ गाड़ी चला दी। क्योंकि हावू डोंग को मछली खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम दोनों मॉल में एक ग्रिल्ड फिश की दुकान में चले गए। लंच खत्म करने के बाद हावू डोंग को इतनी जोर से नींद आने लगी कि उसकी आंखें बंद होने लगीं। मैं उसे वापस स्कूल के हॉस्टल ले गया और फिर उस डॉग हाउस कमरे में लौट आया जहां मैं यूनिवर्सिटी के 3 साल से ज्यादा समय से रह रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि मेरे साथी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे बाघ अपने शिकार को घूरते हैं। चुआन को यह जानकर गुस्सा आने का नाटक करते हुए देखकर कि मैंने घंटी बेल चुरा लिए, उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। मैं तुरंत ही मामला समझ गया। भाइयों, आज का खर्च मेरी तरफ से है। हम बाहर जाकर जोरदार दावत करेंगे, फिर नेट कैफे जाकर थोड़ा मन बहलाएंगे। बस जरा आराम से चलना, अभी अफवाहें मत फैलाना, ठीक है? तो मैं अपने पालक पिताओं को नीचे दौर में ले गया और उनसे वहीं रुककर इंतजार करने को कहा। एक पल के लिए वे अभी भी सोच रहे थे कि मैं कहां भाग गया था। कुछ मिनट बाद एक शानदार मेबाक धीरे धीरे कार की खिड़की के पास आई और खिड़की नीचे होते ही एक बहुत ही सुंदर चेहरा दिखाई दिया। अरे यार, तुम ही मेरे असली पालक पिता हो। पिताजी, आपने कार खरीदने लायक पैसे कब कमाए? अपने बच्चों को भी इसमें सवारी करने दो। तो मैंने एक मनगढ़ंत बहाना बनाया और कहा कि बेल बच्चे की प्रेगनेंसी की देखभाल के लिए परिवार ने खास तौर पर यह कार खरीदी है। वे लोग एक पल के लिए प्रभावित हुए और फिर चुप हो गए। अगली सुबह तड़के मैं धीरे धीरे लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गाड़ी चलाकर गया। मेरी हावू डोंग के साथ एक मुलाकात तय थी। आज हम किम लोन फू में शिफ्ट होने वाले थे। जब मैं लगभग हॉस्टल की इमारत के पास पहुंच गया तो मैंने दूर से एक जानी पहचानी शक्ल देखी। रुको, यह तो ठीक नहीं है। हावू डोंग के बगल में एक और लड़की क्यों खड़ी है? उस लड़की की तेज नजर में मुझे पूरी तरह से दुश्मनी दिखाई दी। फिर मैंने कार का दरवाजा खोला और हावू डोंग के पास जाकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पहुंचने का इंतजार करना, उसके बाद ही नीचे आना। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो? ओह हाँ, हम अभी अभी नीचे आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यह मेरी रूममेट है, लू वूहा। उसने साथ आने की जिद की। असल में मैंने एक विनम्र अभिवादन करने की सोची थी, लेकिन उस लड़की ने तुरंत ही मुझसे आक्रामक तरीके से पूछताछ शुरू कर दी। क्या तुम ही वह हो जिसने मेरी डोंग डोंग को मुझसे छीन लिया? हाँ, बिल्कुल। भविष्य में डोंग डोंग की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ देना। अगर तुम डोंग डोंग को पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लू वूहा ने यह कहा और फिर डोंग डोंग का सूटकेस खींचा और सीधे कार की तरफ चल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रो। मैंने हावू डोंग का हाथ पकड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। पलक झपकते ही हम किम लंग फू पहुंच गए। कार पार्क करने और सारा सामान घर के अंदर रखने के बाद सिस्टम ने मुझे सूचित किया, होस्ट को बधाई। बच्चों के लिए पहली बार घर बदलने के उपलक्ष्य में आपको
5 स्टार शेफ, 5 सितारा रसोइया बनने का कौशल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। पूरा संग्रह प्राप्त हो गया है, कृपया जांच ले। तुरंत ही दुनिया भर का हर तरह का खाना बनाने का ज्ञान मेरे दिमाग में समा गया। फिर मैंने हावू डोंग की ओर प्यार से देखा, जो थोड़ी झिझक रही थी। पत्नी, तुम्हें दोपहर के खाने में क्या खाना है? मैं जाकर किराने का सामान ले आता हूं। मैं कुछ भी खा सकती हूं। तुम जो भी बनाओगे मुझे पसंद आएगा। यह सुनकर कि मैं उसके लिए खुद रसोई में जाऊंगा, बुडोंग के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। मुझे खट्टी मीठी रिब्स, मसालेदार पोच्ड फिलेट्स, बीफ ब्रिस्केट के साथ आलू की सब्जी और ब्रेज्ड मछली भी चाहिए। उसने वाकई बहुत जल्दी जल्दी चीजें बता दी, लेकिन किस्मत से अब मैं एक 5 स्टार शेफ हूं। जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, अचानक एक छोटी सी आकृति मेरी बाहों में आ गिरी और उसके साथ ही एक हल्की सी खुशबू भी आई। पतिदेव, जल्दी वापस आना। ठीक है, जरूर प्यारी पत्नी। फिर हावू डोंग ने अपनी बाहें हटा ली, शर्मा गई और कमरे के अंदर चली गई, लू वुहान को वही खड़ा छोड़कर, जो उन दोनों को देखकर मन ही मन जल भून रही थी। जब मैं बाहर था, उन दोनों को देखकर मन ही मन जल भून रही थी। जब मैं बाहर था तो लू वुहान को कुछ गड़बड़ का अंदाजा हो गया था। उसने हावू डोंग से सच उगलवाने के लिए उससे जोर शोर से पूछताछ शुरू कर दी। भला इतनी भोली और संभ्रांत, बेले, सुंदरी अभी डेटिंग शुरू भी नहीं की थी कि उससे पहले ही गर्भवती कैसे हो सकती है? काफी देर बाद मैं किराने के सामान से भरे छोटे बड़े थैले लेकर वापस आया। जैसे ही मैं अंदर आया, हावू डोंग मेरी तरफ तेजी से बढ़ी ताकि वह थैले उठाने में मेरी मदद कर सके। इसे मैं संभाल लूंगा, मेरी पत्नी को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने आगे बढ़कर हावू डोंग का गाल हल्के से थपथपाया। तुम दोनों अभी किस बारे में कानाफूसी कर रही थीं, जिससे तुम्हारे चेहरे इतने लाल हो गए हैं? हावू डोंग ने थोड़ा सा मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं उसके नखरों के आगे कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं रसोई में चला गया और खाना बनाना शुरू कर दिया। सिस्टम का इनाम वाकई कुछ अलग ही था। ऐसा लगता है कि इन हाथों में खाना बनाने की स्वाभाविक फुर्ती है। हे भगवान! मेज पर ऐसे ऐसे पकवान सजे थे कि उन्हें देखकर ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लू वुहान ने बीफ ब्रिस्केट का एक टुकड़ा चखा और हैरानी से बोले बिना न रह सकी, आह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह बिल्कुल एक 5 स्टार शेफ के स्तर का खाना है। डोंग डोंग, अब से तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगी। हमेशा तुम्हारे साथ एक बेहतरीन शेफ जो रहेगा। हावू डोंग को भी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बढ़िया खाना बना सकता हूं। उसका चेहरा खुशी से छलक रहा था। होस्ट को बधाई, जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक शानदार खाना बनाया, जिसके बदले उन्हें 3 मिलियन आरबी नकद इनाम मिला। कमाल है, यह सिस्टम हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त है। काम करते ही 3 मिलियन आरबी का इनाम दे देता है। लंच खत्म करने के बाद मुझे लगा कि मैंने लवुहा का टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने खुद उसे गाड़ी से स्कूल छोड़ने का फैसला किया। वापस आते समय लवुहा की कहानियों से मुझे हावू डाग के परिवार की स्थिति बेहतर ढंग से समझ में आई। पता चला कि उसके पिता की बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में बस माँ और बेटी ही थीं, जो एक दूसरे का सहारा थीं। इसलिए वह अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया थी। सब कुछ समझने के बाद मैंने मन ही मन एक संकल्प लिया। मुझे डाग का अच्छे से ख्याल रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी और अब उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने देनी है। लवुहा को सुरक्षित स्कूल छोड़ने के बाद मैं तुरंत किमलैनफू वापस आ गया। घर में घुसते ही मैंने देखा कि हावू डाग सोफे पर सो रही थी। उस समय हावू डाग ने एक सफेद नाइट गाउन पहना हुआ था, जिससे उसकी लंबी आकर्षक टांगें दिख रही थीं, जो सचमुच बहुत ही दिलकश लग रही थीं। इसलिए मैं दबे पांव सोफे के पास गया, घुटनों के बल बैठा और गहरी नींद में सो रही उस खूबसूरती को एकटक निहारता रहा। हावू डाग के मुश्किल बचपन और उन दोनों की तकलीफों के बारे में सोचते हुए मेरे दिल में अचानक एक गहरा दर्द सा उठा। मैं एक अच्छा पति बनूंगा, व्यूओंग। हावू डाग को शायद कुछ सुनाई दिया और वह थोड़ी सी हिली और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली। फिर मैंने धीरे से हावू डाग को अपनी गोद में उठाया और धीरे धीरे मास्टर बेडरूम की ओर चल दिया। जब हावू डाग की नींद खुली तो शाम के करीब 5 बज रहे थे। गर्भवती महिलाओं को सचमुच बहुत ज्यादा नींद आती है। उसने एक बार चारों ओर देखा, लेकिन जब मैं उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह दबे पांव मेरे कमरे में आ गई। मुझे कंप्यूटर पर काम करते हुए देखकर उसने अचानक मेरे पीछे से अपना सिर बाहर निकाला, जिससे मैं एकदम से चौंक गया। फिर हावू डाग ने अपने हाथ फैलाए और नखरे करने लगी। पतिदेव, पापा। यह सुनकर मैंने धीरे से हावू डाग को अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर से एक बहुत ही खास पवित्र खुशबू आ रही थी, जो बिल्कुल भी तेज नहीं थी, बल्कि किसी घाटी के शांत माहौल की तरह हल्की और देर तक ठहरने वाली थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली
मेरे होंठ धीरे धीरे एक मीठी और कोमल जगह की ओर बढ़ने लगे और फिर मैं उस चुंबन में पूरी तरह खो गया। पतिदेव, यह सब कितना परेशान करने वाला है। हावू दोंग ने मुझे हल्का सा पीछे धकेला, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। कोई और चारा न होने के कारण उसे मेरी बात माननी ही पड़ी। एक बेहद जोशीली और प्यार भरी दोपहर बिताने के बाद शाम को मैंने हावू दोंग को भविष्य के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही हम शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए, मैंने हावू दोंग का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। जल्द ही हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जो खास तौर पर मैटरनिटी कपड़ों, गर्भावस्था के कपड़ों के लिए जानी जाती थी। हावू दोंग हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम ये चीजें क्यों खरीद रहे हैं। मैंने उसे छेड़ा। मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं बाद में तुम्हारे छोटे सफेद खरगोशों को रहने के लिए जगह ही न मिले। ऐसा कहते हुए मेरी नजरें लालच भरी निगाहों से उसके सीने पर टिकी हुई थीं। हावू डोंग को आखिरकार बात समझ में आ गई। उसका चेहरा एक पके हुए गाक फल की तरह सुर्ख लाल हो गया। फिर उसने सीधे मेरे पेट पर निशाना साधा और मुझे जोर से एक चुटकी काट ली। अरे पत्नी, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि कहीं बाद में दूध की गुणवत्ता पर कोई बुरा असर न पड़ जाए। गर्भावस्था के 3 महीने पूरे होने के बाद तुम्हारा सीना और भी बड़ा होने लगेगा। हम्फ, अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहकाना बंद करो। हावू दोंग का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। हालांकि गर्भावस्था के बारे में जो जानकारी मैंने अभी अभी दी थी वह पूरी तरह से सही थी, लेकिन मेरे मुंह से निकलने पर वह थोड़ी अजीब और मजाकिया लग रही थी। तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता है? वह थोड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी सारी बातें कैसे मालूम है। हालांकि उसका हाथ अभी भी मेरी कमर पर चुटकी काट रहा था, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश थी। यह सुनकर मैं मुस्कुराया और बोला, पत्नी, तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए मैंने अपनी पढ़ाई तैयारी बहुत अच्छे से की है। अब तुम्हें मुझे इसका सही इनाम देना होगा। हावू दोंग ने खुशी से अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और एक प्यारी सी आवाज निकाली, जरा अपना सिर नीचे करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इतनी सावधानी बरतनी पड़ रही है? यह सुनकर मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी वह अपने पंजों के बल खड़ी हुई और मेरे गाल पर एक प्यारी सी चुप्पी किस देकर चली गई, जिसकी निशानी मेरे गाल पर रह गई। उस अचानक मिली गर्माहट को महसूस करने के बाद मैं पलटवार करने ही वाला था, लेकिन हावू दोंग